हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा ऑबिचुरी पोएम, जो कि ए.के. रामानुजन द्वारा लिखी हुई है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम पोएम के बारे में कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। तो पोएम जो है वो रिलेशनशिप नाम के कलेक्शन में पब्लिश हुई थी 1971 में। और ऑबिचुरी का मतलब होता है श्रद्धांजलि, जो कि न्यूज़पेपर में पब्लिश किया जाता है एक आर्टिकल जो डेड पर्सन की लाइफ, करियर और अचीवमेंट्स के बारे में लिखा हुआ होता है। ऑबिचुरी जो ए.के. रामानुजन ने लिखी है, पर्टिकुलरली इस पोएम की बात करें तो वो अपने फादर की डेथ के बाद में जितनी भी थिंग्स उन्होंने पीछे छोड़ी हैं तो उन सब के बारे में बात करते हैं, और फिज़िकल और इमोशनल थिंग्स के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। जो ऑबिचुरी है ये 8 स्टेंजा की पोएम है, जिसमें हर एक स्टेंजा में 7 लाइंस हैं और कोई स्पेसिफिक राइम स्कीम यहाँ पर फॉलो ये नहीं करती। लिटरेरी डिवाइसेस की अगर हम बात करें तो अलिट्रेशन, इमेजरी, एंजैबमेंट, असोनेंस जैसी लिटरेरी डिवाइसेस हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो पोएम के टेक्स्ट की ओर हम चलते हैं। टेक्स्ट है, फादर व्हेन ही पास्ड ऑन लेफ्ट डस्ट ऑन ए टेबल ऑफ पेपर, लेफ्ट डेब्ट्स एंड डॉटर्स। कि जब स्पीकर के फादर की डेथ हो जाती है तो उन्होंने पीछे क्या क्या चीज़ें छोड़ी हैं, तो यहाँ पर वो डिस्क्राइब कर रहे हैं बहुत माइन्यूटली कि उन्होंने एक टेबल छोड़ी है जिस पे पेपर्स रखे हुए हैं कुछ, और उन पे डस्ट लगी हुई है। कुछ उन्होंने डेब्ट्स लिए होंगे अपनी लाइफ में, तो वो कर्ज जो हैं वो रीपे करने होंगे उनके सन्स को, तो वो भी कर्ज भी हैं। और डॉटर्स यानी कि जो स्पीकर हैं उनकी सिस्टर्स होंगी, और कुछ ड्यूटीज़ होंगी उन सिस्टर्स के लिए जो अब फादर के ना रहने पर उन ब्रदर्स को फुलफ़िल करनी होंगी। और क्या छोड़ा है तो, और ए बैड वेटिंग ग्रैंडसन नेम्ड बाय द टॉस ऑफ अ कॉइन आफ्टर हिम। कि एक ग्रैंडसन है उनका, और जो कि अभी इन्फेंट्री एज में है, और जिसका नाम डिसाइड किया गया था एक कॉइन को टॉस करके, और उसका नाम भी जो है वो अपने ग्रैंडफादर के नेम पर ही बेस्ड है। ए हाउस दैट लीड slowly through overgrowing years on a bent coconut tree in the yard। कि एक हाउस भी छोड़ा है पीछे जो कि लीन हो चुका है, यानी झुक चुका है, वॉर्न आउट हो चुका है। जो हम जैसे जैसे बड़े हुए, हम यहाँ पर जो पोएट है और जो उनके सिबलिंग्स हैं यानी कि ब्रदर और सिस्टर, तो उनकी एज के साथ साथ में जो घर है वो भी टूट फूट चुका है और झुक चुका है पूरा। और उसी हाउस के यार्ड में, आंगन में एक कोकोनट ट्री लगा हुआ है, वो भी स्ट्रेट नहीं है, वो भी बेंड हो चुका है, वो भी झुक चुका है। तो यहाँ पर जो लाइन आई थी डैड्स एंड डॉटर्स वाली, तो यहाँ पे अलिट्रेशन हम देख सकते हैं। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट लाइन की तरफ। बीइंग द बर्निंग टाइप ही बर्न इट प्रॉपरली एट द क्रीमेशन एज बिफोर। कि जो उनके फादर हैं यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि बहुत शायद एग्रेसिव या एंग्री नेचर वाले रहे होंगे। तो यहाँ पर पोएट कहते हैं कि वो उनके जो फादर का जब क्रीमेशन किया गया तो वो बहुत इजीली जल गए, इजीली बर्न हो गए, और इजीली एंड एट बोथ एंड्स लेफ्ट हिज आईज coins in the ashes that didn't look one bit different, several spinal discs rough, some burned to coal for sons to pick gingerly। कि कुछ और भी चीज़ें थी जो कि एशेज़ में जब क्रीमेशन कर दिया जाता है हिंदू रिचुअल्स में, तो उसके बाद में एशेज़ में से कुछ चीज़ें जो रिमेनिंग्स रह जाती हैं तो वो उनको कलेक्ट किया जाता है और किसी रिवर में, होली रिवर में बहा दिया जाता है। तो यहाँ पर पोएट कहना चाह रहे हैं कि उनकी जो दोनों आइज़ पे कॉइन्स रखे थे तो वो भी जल गए, लेकिन वो उसके बाद में जो एशेज़ हम कलेक्ट करने गए तो उन एशेज़ में वो कॉइन्स मिले, और जो स्पाइनल डिस्क यानी कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है तो उसकी कुछ रिमेनिंग पार्ट्स रह गए। तो वो भी, वो सब चीज़ें जो कॉइन्स थे और वो रिमेनिंग्स थे, वो सब चीज़ें किसके द्वारा कलेक्ट की जानी थी, जो सन्स थे उनके द्वारा बहुत केयरफुली कलेक्ट की जानी थी। जिंजरली का मतलब यहाँ पे होगा केयरफुली। एंड थ्रो एज द प्रिस्ट सेड, और उनको थ्रो यानी कि बहा देना था। जैसे कि प्रिस्ट ने कहा, तो प्रिस्ट ने क्या कहा,
फेसिंग ईस्ट वेयर 3 रिवर्स मीट, कि आप फेस किधर होना चाहिए आपका जब इनको बहाओ, तो ईस्ट में फेस होना चाहिए और जहाँ पर 3 नदियाँ एक साथ में मिलती हों, नियर द रेलवे स्टेशन। और ये जगह कहाँ पर है? रेलवे स्टेशन के पास में ये जगह है, तो वहाँ पर इनको बहा देना चाहिए। तो ये पोएट जो है बहुत माइन्यूटली हर एक चीज़ को बहुत आराम आराम से बता रहे हैं, एक एक चीज़ को बहुत डिटेल में बताई है उन्होंने। आगे हम मूव करते हैं। No long standing headstone with his full name and 2 dates to holding their parentheses. Everything he did quite managed to do himself, कि हमने जो उनके सन्स हैं उन्होंने कोई भी परमानेंट मेमोरियल इरेक्ट नहीं करवाया, मेमोरियल नहीं बनवाया अपने फादर की मेमोरी में, जो कि यूजुअली लोग बनाते हैं। और जो डेट्स लिखी होती है अपने नेम के साथ में, जो डेड पर्सन या डिसीज्ड पर्सन होता है तो उसके नेम के साथ में 2 डेट्स लिखी हुई होती हैं, जो कि एक बर्थ डेट होती है और एक जो डिसीज्ड पर्सन की लास्ट ब्रेथ वाली डेट होती है वो लिखी होती है, यानी कि जब पर्सन की मौत हुई थी वो, और बर्थ डेट दोनों लिखी होती है, और वो भी कहाँ? पैरेंथिसिस यानी कि ब्रैकेट में। तो वो डेट्स भी हमने वहाँ पर नहीं लिखवाई। जब मॉन्यूमेंट ही इरेक्ट नहीं करवाया तो डेट कहाँ से लिखवाएंगे? फिर ही डिड नॉट क्वाइट मैनेज टू डू हिमसेल्फ, और ना ही हमने वो कोई चीज़ें लिखवाई जो उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में की हो, यानी कि जो भी अचीवमेंट्स थे उनकी लाइफ के वो भी नहीं लिखवाए। जैसे कि लाइक हिज सिजेरियन बर्थ इन अ ब्राह्मण गेटो, कि जैसे कि उनका बर्थ जो है वो सिजेरियन से हुआ था, वो भी चीज़ नहीं लिखवाई। ना ही हमने ये लिखवाया कि वो एक ब्राह्मण एरिया से या ब्राह्मण कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, कि एक पर्टिकुलर जगह होती है गेटो टाउन में जहाँ पर सिमिलर कम्युनिटी के लोग रहते हैं, तो ना ही हमने वो चीज़ लिखवाई। एंड हिज डेथ बाय हार्ट फेलियर इन द फ्रूट मार्केट, और ना ही हमने ये लिखवाया कि उनकी डेथ जो है वो हार्ट अटैक से हुई है, और वो भी स्पेस पर्टिकुलर कहाँ था? फ्रूट मार्केट में। तो हमने इसमें से कोई भी चीज़ ना लिखवाई, ना मॉन्यूमेंट इरेक्ट करवाया, ना ये चीज़ मेंशन करवाई। आगे पोइट कहते हैं, बट समवन टोल्ड मी, लेकिन किसी ने मुझे कहा, ही गॉट 2 लाइन्स इन एन इनसाइड कॉलम ऑफ अ मद्रास न्यूज़पेपर, कि जो एक मद्रास न्यूज़पेपर का या लोकल न्यूज़पेपर का था, तो उसमें 2 लाइन्स मेरे फादर की मेमोरियल में या ऑबिचुरी के रूप में लिखी गई हैं, जो कि अंदर के कॉलम में थी वो भी। तो मैंने क्या किया? सोल्ड बाय द किलो एग्जैक्टली 4 वीक्स लेटर टू स्ट्रीट हॉकर्स, और ये न्यूज़पेपर जो हैं ये 4 हफ्ते बाद में, यानी कि 1 मंथ के बाद में, जो लोकल स्ट्रीट हॉकर्स होते हैं यानी कि स्ट्रीट वेंडर्स जो लोकल सामान बेचते हैं, तो उनके पास किलो के भाव में मिल जाते हैं, यानी कि उनको बेच दिए जाते हैं। और वो क्या करते हैं? वो सेल इट इन टर्न टू द स्मॉल ग्रॉसरीज वेयर आई बाय सॉल्ट, कोरिएंडर एंड जैगरी। तो वो लोग जो स्ट्रीट हॉकर्स होते हैं जिनसे मैं छोटी छोटी ग्रॉसरीज़ ख़रीदता हूँ, जैसे कि सॉल्ट है, कोरिएंडर यानी धनिया है, और जैगरी यानी कि गुड़ है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें वो किस में लपेट के देते हैं? उन न्यूज़पेपर्स में लपेट के वो देते हैं। इन न्यूज़पेपर कॉन्स दैट आई यूजुअली रीड्स फॉर फन एंड लेटली इन द होप ऑफ फाइंडिंग दैट ऑबिचुरी लाइन्स, कि पहले तो मैं इन सब लाइन्स को या जो भी पेपर होता था उसको फ़न के लिए पढ़ता था, अपने आनंद के लिए पढ़ता था, लेकिन बाद में जब मुझे ये पता चला कि मेरे फादर के लिए कुछ लाइन्स लिखी गई हैं ऑबिचुरी के रूप में, तो मैंने इसको उन लाइन्स को फाइंड आउट करने के लिए पढ़ना शुरू कर दिया। फिर कंक्लूड करते हुए पोएट यहाँ पर कहते हैं, एंड ही लेफ्ट अस अ चेंज्ड मदर एंड मोर देन वन एनुअल रिचुअल, कि लास्ट में हमारे पास क्या रह गया? कि एक मदर रह गई। तो वो मदर भी क्या है? चेंज हो चुकी हैं, कि उनकी हस्बैंड की डेथ ने उनको काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है और इस वजह से वो चेंज हो गई है। मतलब वो पहले वाली, कि यहाँ पे अपीयरेंस के रूप में भी हम समझ सकते हैं कि एक विडो लेडी जो होती है उसकी अपीयरेंस हिंदू रिलीजन जो है उसमें सिमिलर बिल्कुल भी नहीं रहती। और एंड मोर देन वन एनुअल रिचुअल, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि हिंदू रिलीजन में
जो पर्सन डिसीज हो जाता है तो उसकी एक साल में कई बार रिचुअल्स मनाए जाते हैं, तो परफॉर्म किए जाते हैं सेवरल रिचुअल्स एक साल के अंदर। तो ये सारे रिचुअल्स जो हैं ये भी उन सन्स को परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो उनके फादर ने जो भी चीज़ें छोड़ी यहाँ पे पोइट ने बहुत माइन्यूटली डिस्क्राइब की, और हम देख सकते हैं इसको इमेजरी के थ्रू हम इसको याद कर सकते हैं, या पिक्चोरियस क्वालिटी का यहाँ पर पोइट ने यूज़ किया है। इसके साथ में हम जो हिंदू रिलीजन है उसकी डेप्थ को भी समझ सकते हैं कि हिंदू रिलीजन में एक्चुअल में क्या चीज़ें होती है क्रिमेशन में, और आफ्टर डेथ कौन कौन से रिचुअल परफॉर्म किए जाते हैं। तो यहाँ पर आकर ये पोएम फिनिश हो जाती है हमारी। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।